अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू ऐबे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कहानी अफरीत महल एपिसोड 4। अफरीत महल से 1 मील के फासले पर एब्ट विलेज नामी एक गांव था जिसमें बेशतर आबादी किसानों की थी। गांव की दुशीज़ाएं अक्सर बेशतर सुबह सवेरे ही मवेशियों को चारा पानी देने निकलती और कुछ देर बाद इस काम से फारिग होकर घर लौट आती। एक रोज सोनिया खेत में जानवरों को चारा देने मुंह अंधेरे ही चली गई, लेकिन काफी दिन चढ़ने के बाद भी वापस ना लौटी तो घर वालों को फिक्र हुई। इस खेत के करीब ही घना जंगल शुरू हो जाता था। जंगल से पार शायरा थी और शायरा के बाद कच्ची सड़क थी। कच्ची सड़क के बाद अफरीत महल वाक़या था। सोनिया की माँ, जिसका नाम मैरी था, गांव के चंद अफराद के साथ सोनिया की तलाश में खेत पर पहुंची जहां जानवर बंधे हुए थे। जानवर चारा खाने में मसरूफ थे, लेकिन सोनिया का नामो निशान तक न था। मैरी को बड़ी तशवीश हुई। गांव के लोग भी बड़े परेशान हो गए और भाग दौड़कर सोनिया को इधर उधर तलाश करने लगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार दरख्त के पीछे सोनिया पड़ी हुई मिली। वो मुर्दा हालत में थी। उसकी माँ अपनी बेटी की हालत देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। गांव के लोगों ने, जिनमें एक इंतहाई संजीदा और तालीम याफ्ता शख्स क्लास्को भी था, इसने लाश का गौर से मुआयना किया। इसके कपड़े तार तार हो चुके थे। इसके बदन पर जगह जगह दांत के कांटे के गहरे जख्म थे। तमाम कपड़े भी खून आलूदा हो चुके थे। ये मंजर देखकर सब लोगों पर खौफ तारी हो गया। इन्होंने अफरीत महल के बारे में तरह तरह के खौफनाक किस्से सुन रखे थे, लेकिन कभी इन पर यकीन नहीं किया था। लाश देखकर सब की हालत कहर हो गई। शायद उसे किसी जंगली दरिंदे ने हलाक किया है, एक देहाती बोला। नहीं, उसे जरूर किसी खूनी बला ने मार डाला है और इसका खून पीकर रूपोश हो गई है। दूसरे ने कहा, हो सकता है अफरीत महल का आसेब इधर आ निकला हो। एक ने अपना ख्याल जाहिर किया। उसे तो बिल्कुल ही इसी तरह हलाक किया गया है जैसे किस्से कहानियों में ड्रैकुला किसी जमाने में अपने शिकार को हलाक किया करता था। एक नीम तालीम याफ्ता ने कहा। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा, क्लास्को ने कहा। अब इसकी लाश को उठाकर गांव ले चलो ताकि कफन दफन का बंदोबस्त किया जा सके। इस पर देहाती लोग आंसू पूछते हुए इसकी लाश को उठाकर गांव में ले गए। लाश पहुंचते ही गांव में खौफ व हरास फैल गया। गांव के सब मर्द औरतें बड़े गौर से लाश के जिस्म पर लगे हुए निशान देख रहे थे। मर्दों के चेहरों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो इंतहाई खौफजदा हैं, और औरतें मारे खौफ के कांप रही थीं। एक दूसरे से पूछ रही थीं कि उसे किसी आदमी ने दुश्मनी में हलाक किया है या किसी खूनी चुड़ैल ने। सब औरतें और मर्द बेचैनी से एक दूसरे से असल बात मालूम करने के ख्वाहिशमंद थे कि आखिर इसका कातिल कौन है, कोई दुश्मन आदमी या चुड़ैल या बदरू। उफ खुदाया, एक बूढ़ी औरत चलाई। क्या ड्रैकुला फिर जिंदा हो गया है? नहीं मेरे खुदा, नहीं, ऐसा जुल्म ना हो। तो हमें किस गुनाह की सजा मिल रही है? ये कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते औरतों का बुरा हाल हो गया। मर्द अगरचा खुद भी खौफजदा थे, औरतों को दिलासा देकर एक तरफ हटाया और इसकी लाश को एक ताबूत में बंद किया और दीगर तमाम रसूमात पूरी करके ताबूत को कब्र में उतार कर वापस गाँव की तरफ आ गए। ये कब्रिस्तान भी जिसमें सोनिया को दफन किया गया था जंगल के करीब ही था और बस्ती से चंद किलोमीटर के फासले पर था। रात हो चुकी थी। कोशिश के बावजूद क्लास्को को नींद नहीं आ रही थी। बार बार इसके ज़हन में सोनिया के कातिल का ख्याल आता और वो हर बार कातिल के बारे में सोचने लगता कि आखिर उसका कातिल कौन हो सकता है। क्या तारीखी का शैतान ड्रैकुला फिर जिंदा हो गया है? वो बुड़बुड़ाने लगा। क्या इंसान का दुश्मन और औरतों के खून का प्यासा फिर जिंदा हो गया है? क्या ऐसा मुमकिन है कि वो पुरस्कार कुव्वत का मालिक है और कई बार उसे कत्ल किया जा चुका है, लेकिन वो मरने से कबल अपना एक जानशीन मुकर्रर कर जाता है जो बरसों बाद उसे नई जिंदगी बख्श देता है। ड्रैकुला इंसानी खून से जन्म लेता है और जिंदगी भर इंसानी खून पीता रहता है। अभी वो इसी सोच में गुम था कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो चौंक पड़ा। कौन? इसने पूछा। मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, आस्टर की आवाज़ आई। ओह आस्टर, तुम? क्लास्को ने आस्टर की आवाज़ पहचान ली और इत्मीनान का सांस लिया। दरवाज़ा खोलकर आस्टर को अंदर बुलाया और दरवाज़ा दोबारा बंद कर लिया। तुम अभी तक जाग रहे हो? आस्टर ने पूछा। सोनिया के बारे में क्या ख्याल है? क्लास्को ने आस्टर को घूरते हुए कहा। मुझे शक है कि यह कत्ल किसी इंसान ने नहीं किया। कातिल यकीनन कोई बदरू या चुड़ैल है। ड्रैकुला, आस्टर ने बात काटते हुए कहा। लेकिन ज़रा सोचो, ये कैसे मुमकिन है कि ड्रैकुला को तो मरे हुए अब कई साल गुजर चुके हैं। अब इसकी हड्डियां भी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुकी होंगी। क्या तुमने निशान नहीं देखे? क्लास्को ने आस्टर से दरियाफ्त किया। देखे थे, लेकिन हो सकता है कोई खूनी दरिंदा जंगल से घूमता हुआ इधर आ निकला हो। ये जंगल इतना घना भी नहीं है कि ऐसे खौफनाक दरिंदे इसमें हों।
मुमकिन है ऐसा हो। क्या तुम मेरे साथ कब्रिस्तान चलना पसंद करोगे? मैं रात के वक्त इसको देखना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। इसके बाद थोड़ी देर बाद क्लास्को और आस्टर टार्च लिए कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। दोनों कब्रिस्तान पहुंचे तो हर तरफ हौलनाक सन्नाटा छाया हुआ था। बड़ी बड़ी झाड़ियों के साए खौफनाक लग रहे थे। दोनों आहिस्ता आहिस्ता सोनिया की कब्र की तरफ बढ़ रहे थे कि एक उल्लू के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। इसी लम्हे दूर से गीदड़ के बोलने की आवाज़ आई, जिससे माहौल और भी हैबतनाक हो गया और दोनों रुक गए। क्लास्को कहने लगा, हमें किसी काफ़ी देर बाद आस्टर ने सर्दी महसूस करते हुए कहा कि अब क्या उठेगी? गालबन उसे किसी दरिंदे ने ही हलाक किया होगा। आस्टर ने अपना ख्याल दोहराया। फिजा इंतहाई खौफनाक थी, लेकिन वो दोनों दलेर होने के बायस हर किस्म के खौफ से बेनियाज छुपे रहे और कभी कभी दोनों में से कोई एक सोनिया की कब्र पर नज़र डालकर इनकार में गर्दन हिला देता। इन्हें बैठे बैठे कई घंटे बीत चुके थे। कोई और होता तो नींद की आगोश में पहुंच जाता, लेकिन नींद इनसे कोसों दूर थी। बाज़ औक़ात आस्टर, जो कुछ खौफज़दा लग रहा था, टार्च की रोशनी से गिरदोपेश का जायज़ा लेता कि कहीं कोई जंगली जानवर न आ निकले। वो रात भर बैठे रहे, सोनिया के नमूदार होने का इंतज़ार करते रहे, हत्ता कि सुबह हो गई। वो दोनों एक दूसरे पर मानी खेज नज़र डालते हुए सोनिया की कब्र पर पहुँचे। कब्र जूं की तूं थी। इससे ज़ाहिर है कि उसे किसी दरिंदे ने हलाक किया है, आस्टर बोला। हाँ, गलबन तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, क्लास्को ने जवाबन कहा और वो दोनों गांव की तरफ चल पड़े। जान पाल रात को ड्राइंग रूम की खिड़कियां खोलकर सोने का आदी था, क्योंकि हफ्ते में एक दो बार रात को चोरी छुपे इसकी मंगेतर सोजी इससे मिलने के लिए आया करती थी। बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो शादी से पहले ही रंगरलियां मनाने लगे थे। सोजी अक्सर रात को आती। सोजी और जान आपस में प्यार भरी बातें करते रहते और फिर एक दूसरे में खो जाते, और सुबह सूरज निकलने से ज़रा पहले सोजी अपने घर रवाना हो जाती। एक रात जान अपने ड्राइंग रूम में लेटा हुआ सोजी का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक आहट सुनाई दी। सोजी, तुम आ गई? ये कहकर जान ने दरवाजे की तरफ देखे बगैर ही रोशनी गुल कर दी। चंद ही लम्हे बाद एक नाजुक अंदाम हसीना इसके पास आ गई। सोजी, तुम कितनी हसीन और प्यारी हो, इसने सोजी से कहा, लेकिन सोजी ने कोई जवाब न दिया। सोजी, आज तुम्हारा बदन पहले से कहीं ज़्यादा नर्मो नाजुक और हसीन लग रहा है। जान ने मस्ती के आलम में सोजी को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। मस्ती के खुमार में डूबे अंधेरे के बायस जान ने अभी तक सोजी का चेहरा नहीं देखा था, अलबत्ता उसका जिस्म उसे पहले से ज़्यादा तरोताज़ा महसूस हो रहा था। वो हैरान था कि सोजी आज इतनी खामोश क्यों है। अचानक सोजी बिस्तर से उछलकर जान के ऊपर आ गई और जान को अपनी गर्दन में कोई सुई चुभती महसूस हुई। उसने कहा, सोजी ज़रा पीछे हटो, लेकिन वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार न थी। जान ने हिम्मत करके साइड लैंप जलाया और लैंप की मध्यम जर्द रोशनी में जब उसने उस हसीना का चेहरा देखा तो उसकी तो गोया चीखें ही निकल गई। उसके सामने सोनिया भयानक सूरत में मौजूद थी। वो खौफ से चीखा और बेहोश हो गया। सोनिया ने अपने बाहर निकले हुए दो दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। जान की गर्दन से खून बहने लगा। सोनिया उसे अपनी सुर्ख ज़बान और होंठों से चूसने लगी। सुबह सवेरे सूजी जान से मिलने के लिए आई। ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो दिलदोज मंजर देखकर इसकी तो चीख निकल गई। इसकी रगों में खून मुंजमद होने लगा। चीख सुनकर जान के घर वाले भी ड्राइंग रूम में आ पहुंचे। खून आलूद बिस्तर पर जान की अरियां लाश पड़ी थी। इसके जिस्म को बड़ी बेदर्दी से उधेड़ा गया था। इसके शानों, गर्दन और कानों पर दांतों के काटने के बड़े गहरे जख्म थे। जान के घर वाले ये दिलखराश मंजर देखकर जोरों कतार रोने लगे। सोजी दीवार से टकरे मार मार कर नीम बेहोश हो गई। उसे कई औरतों ने सब्र की ताकीद करते हुए तसल्ली और तशफ़ी दी। गांव में कोहराम मच गया। बच्चे बच्चे पर खौफ तारी हो गया। ये खौफनाक खबर जंगल की आग की तरह पल भर में पूरे गांव में फैल गई। यूं क्लास्को ने यह खबर सुनी तो वो दौड़कर आस्टर के पास आया और उसका दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, आस्टर, दरवाज़ा खोलो। आस्टर ने दरवाज़ा खोला। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा था। क्लास्को आस्टर का बेतकल्लफ दोस्त था। वो आस्टर के कंधे पर हाथ रखकर उसे मानी खेज नज़रों से घूरने लगा। आस्टर ने कहा, तुम्हारा ख्याल है कि सोनिया? हाँ, सोनिया ही उसकी कातिल है। क्लास्को ने आस्टर की बात काट कर कहा। लाश देखने से पहले कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, आस्टर ने जवाब में कहा। और वो दोनों फ़ौरन ही जान के घर पहुंचे और इसका बगौर जायज़ा लेने लगे। क्लास्को ने आस्टर के कान में सरगोशी की। शायद वही इसकी कातिल है। हाँ, इसका खून पिया गया है। किसी ने ऐसी हरकत की है, सिवाय सोनिया के और कौन कर सकता है? और वो जिसने सोनिया का खून पिया था। ये सुनकर क्लास्को सोच में पड़ गया और कदरे तवक्कुफ के बाद सरगोशी के अंदाज में बोला, मेरे साथ आओ। ये कहकर वो मकान से बाहर निकल गया। रात काफ़ी बीत गई थी। क्लास्को आगे आगे चल रहा था जबकि आस्टर इसके पीछे। गांव से बाहर निकलकर क्लास्को ने कहा, हमें हर हाल में गांव को इस आफत से निजात दिलाना है।
ख्वाह इसके लिए अपने जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। सबसे पहले हमें सोनिया का खात्मा करना है। क्लास्को ये कहते हुए कब्रिस्तान जाने वाली पगडंडी पर हो लिया। ज़रा देर बाद वो कब्रिस्तान पहुँचे जहाँ हर तरफ हू का आलम था। जर्द चांदनी में फिजा खौफनाक लग रही थी। इस वक्त इन्हें सर पर किसी भारी परिंदे की उड़ान महसूस हुई। दोनों ने सर उठाकर देखा तो एक बहुत बड़ी चमगादड़ फिजा में चकरा रही थी, जैसे वो इन पर हमला आवर होना चाहती है। इसके साथ ही गीदड़ के चीखने की हौलनाक आवाज़ आई। अब तो फिजा और भी डरावनी हो चुकी थी। दोनों के दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मगर वो घबराने वाले नहीं थे। मुख्तलिफ कब्रों से गुजरते रहे। बाज़ कब्रों पर फूल पड़े हुए थे। जब वो सोनिया की कब्र पर पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए। इनके जिस्म में यकबस्ता लहर दौड़ गई कि कब्र से तमाम मिट्टी उखड़ी हुई थी और सामने ताबूत नजर आ रहा था। क्लास्को ताबूत खोलने के लिए ताबूत पर झुका। इसी वक्त चमगादड़ की चीख सुनाई दी। आस्टर ने सर उठाकर एक दिलदोज मंजर देखा कि इसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। सामने से एक तवील अलकामत आदमी स्याह लिबास ओढ़े एक बरहना औरत की खून में लथपथ लाश उठाए चला आ रहा था। आदमी ने काला लंबा कोट पहना हुआ था। इसके करीब आने पर इसकी हौलनाक शक्ल नजर आई। इसकी आंख खून की तरह सुर्ख थी और दो बड़े दांत निकले हुए थे। आस्टर और क्लास्को एक दूसरे से लिपट गए। अब इन्हें अपने बचाव की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ 3 मर्द कफन पहने हुए इनकी तरफ बढ़ रहे थे। इनमें एक औरत थी जिसके सूखे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और इनकी आंखें बेनूर थीं, बल्कि आंखों की जगह खाली गड़े थे। औरत के 2 दांत बाहर निकले हुए थे। औरत के कफन पर खून के कई गहरे दाग थे। ये तमाम क्लास्को और आस्टर की जानब बढ़ रहे थे। हर तरफ से गीदड़ों के रोने की हौलनाक आवाजें आ रही थीं। इसी असना में फिजा में कई चमगादड़ें इकट्ठी हो चुकी थीं। अब आस्टर और क्लास्को दोनों ही बड़े खौफजदा लग रहे थे और ये तमाम क्लास्को और आस्टर की जानब ही बढ़ रहे थे। अब वो दोनों भाग नहीं सकते थे, क्योंकि मुर्दे इनके करीब आकर भयानक आवाजों में कहके लगा रहे थे। जरा दूर काले लिबादे वाला आदमी खड़ा था। इसके हाथों में फ्लोरा की खून में लथपथ बरहना लाश थी। इस वक्त उसे सामने से एक हैवला आता हुआ नजर आया। जैसे जैसे वो हैवला करीब आता जा रहा था, चमगादड़ें खौफ से चीखती हुई मुंतशिर हो रही थी। मुर्दे भी भाग खड़े हुए। ये पादरी था जो क्लास्को और आस्टर के करीब पहुंच रहा था। खौफनाक शक्ल का काले लिबादे वाला आदमी फ्लोरा की लाश फेंक कर भाग खड़ा हुआ। पादरी के करीब आते ही दोनों की जान में जान आई। पादरी ने इन्हें तसल्ली दी। दोनों ने पादरी को अपने आने का मकसद बताया कि वो ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें पूरे गांव की भलाई हो। क्लास्को ने ताबूत खोलने की इजाज़त चाही तो पादरी ने मना कर दिया। क्लास्को और आस्टर ने पादरी को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो इनके साथ मिलकर गांव को इस अफरीद से निजात दिलाए। पादरी ने इनका साथ देने की हामी भर ली और कहा कि किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। बाद में कब्र पर मिट्टी चढ़ा दी जाएगी। क्लास्को कब्र में उतरकर ताबूत का ढकना खोलने लगा तो आस्टर क्लास्को से कहने लगा, क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम सोनिया की सूरत देखकर खौफजदा नहीं होगे? सोनिया तो क्या, मैं शैतान की शक्ल देखकर भी खौफ महसूस ना करूंगा। ये कहते हुए क्लास्को ने ढकना उठा दिया। दोनों सोनिया को देखकर उछल पड़े। सोनिया की आंखें बंद थी, लेकिन शक्ल इंतहाई खौफनाक हो चुकी थी। चेहरा गैर मामूली लंबा, सुर्ख ज़बान और होंठों से बाहर निकले हुए 2 लंबे लंबे नुकीले दांत इंतहाई भयानक लग रहे थे। दांतों पर खून भी लगा हुआ था। जारी है कहानी अफरीत महल, बाकी अगली एपिसोड में।